नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के एसएसटी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। एसएसटी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख चौथी वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी क्षेत्रीय दौरे की योजना से संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, इन कथनों का सही क्रम क्या होगा। ध्यान से देखिए, जब भी कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसका उत्तर आपको नहीं पता है और क्रम वाला पूछे तो पहले एक बार सभी विकल्पों को पढ़ लीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे उत्तर तक हम लोग को पहुंचना होता है। पहला दिया गया है, यात्रा के विषय में चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना। दूसरा दिया गया है, यह एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना जिसमें आगमन प्रस्थान के समय स्नान गृह ठहराव भोजन के लिए उचित स्थान इत्यादि सम्मिलित हों। तीसरा दिया गया है, विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना। और चौथा दिया गया, यात्रा की समाप्ति के बाद चर्चा का आयोजन करना। अब यहां पर एक विकल्प को आप पकड़ लीजिए, यात्रा की समाप्ति, यानी कि जब यात्रा समाप्त हो गई है उसके बाद चर्चा करने की बात की जा रही है, यानी ये सबसे अंतिम में आएगा। डी वाला सबसे अंतिम में आना चाहिए। अब चलिए चारों विकल्पों में देखते हैं। थोड़ा सा मैं यहां पर ऊपर कर देना चाहता हूं ताकि चीजें आपको और ज्यादा क्लियर आउट हो। ठीक है, चलिए चारों विकल्पों को आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर अंत में हमारा डी आना चाहिए। दो विकल्प में तो डी दिया गया है, बाकी के दो विकल्प में डी दिया ही नहीं गया है, तो ये दो विकल्प तो पहले ही कट हो गए। अब हमें केवल यह तय करना है कि पहले और दूसरे विकल्प में होगा कौन सा। अब देखिए, सबसे पहले कहीं पर भी शैक्षणिक क्षेत्र भ्रमण के लिए जब हम लोग योजना बनाते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में एज ए टीचर हम ये जिम्मेदारी होती है कि हम किस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए जगह पर ही ले जाएंगे बच्चों को घूमने के लिए। जैसे कि हम बच्चे को इतिहास बता रहे हैं, पुराने समय के जो राजभवन होते थे, किस प्रकार से राजा महाराजा के महल होते थे, उसके बारे में अगर हम बताना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये तय करना होगा कि हम बच्चे को किसी ऐसी जगह पर ले जाए जहाँ पर राजा महाराजाओं से संबंधित बिल्डिंग वगैरह होगी। हम उसको पिक्चर हॉल नहीं ले जाएंगे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उसी कॉन्सेप्ट से जुड़े ही जगह पर तो ले जाएंगे। यानी कि देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में बात की, यात्रा के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना, यानी कि सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की जा रही है, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चे को बताया जा रहा है, उस विषय पर चर्चा करके पाठ तैयार किया जाएगा कि हमें इससे रिलेटेड कहां पर जाना है। ठीक है, तो ये पहले नंबर पर होगा और डी वाला तो हमारा फिक्स था कि ये चौथे नंबर पर होगा, तो ये तो कंफर्म ही है। अब देखिए, यानी कि इन दोनों विकल्पों में ये कंफर्म था कि पहले नंबर पर ए ही आएगा। तो अगर आप इस तरीके से नहीं भी सोच पा रहे थे तो भी आपको ये कंफर्म था कि दोनों में ए दिया गया है, तो एक ए वाला जो है वो पहले नंबर पर आएगा। अब हमें केवल ये तय करना है कि बी पहले आएगा कि सी पहले आएगा। ठीक है, देखिए, जब भी हम लोग तय कर लेते हैं कि कहां पर जाना है, उसके बाद बच्चों को कुछ कक्षा में ही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सभी बच्चे एक साथ रहेंगे, कोई इधर उधर नहीं भागेगा, कोई बेवजह का गतिविधि में शामिल नहीं होगा, सभी बच्चे एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जो भी टीचर बोलेगा उसके इंस्ट्रक्शन का फॉलो किया जाएगा। ये एक तरीके से बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। यही बात इसमें की गई है। देखिए, विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना, यानी कि निर्देश देने की बात की जा रही है विद्यार्थियों को, तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर सी वाला आएगा। देखिए, दूसरे नंबर पर सी में केवल एक ही विकल्प दिया गया, तो अब हमारा एक वाला विकल्प गलत हो जाएगा, एक ही विकल्प बचा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, यात्रा के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करेंगे, उसके बाद से विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करेंगे, उसके बाद से एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना जिसमें आगमन प्रस्थान समय सारणी ठहराव भोजन इत्यादि सम्मिलित हो। यानी कि एज ए टीचर ये तीसरे नंबर पर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम किस साधन से जाएंगे, इसके साथ ही साथ वहाँ पर कहाँ ठहरेंगे, खाने की व्यवस्था क्या है, बच्चों के नाश्ता का व्यवस्था क्या है, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। और अंतिम में आएगा जब हम लोग यात्रा समाप्त कर लेंगे तो विद्यालय में आकर के उस पर चर्चा करेंगे कि हमने क्या देखा, क्या सीखा, ये सभी चीज़ें अंत में हो रही होंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज़्यादातर कक्षा में सामना करना पड़ता है। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि जो सोशल साइंस के टीचर होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। देखिए, एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये मानता है कि बच्चे को रटना नहीं है बल्कि उसके स्थानीय परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देनी है। लेकिन सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास होता है उसमें कहीं ना कहीं रटने की बात आती है, क्योंकि आपको तिथियां याद रखने की बात होती है, विभिन्न प्रकार के मूवमेंट याद रखने की बात होती है। तो वहाँ पर तिथियों को आप कैसे करेंगे, याद ही तो रखेंगे, यानी रट कर ही तो रखेंगे। अब उसको कुछ करके थोड़ी सीख सकते हैं। करके सीखने का मतलब कि आप उन तिथियों पर जाकर के कुछ चीज़ें प्रत्यक्ष तौर पर थोड़ी देख पाएंगे। जो चीज़ें घटित हो चुकी हैं उसको प्रत्यक्ष जीवन से कैसे जोड़ा जा सकता है। इस वजह से जो तिथियां होती हैं इतिहास में उसको याद रखना पड़ता है, विभिन्न मूवमेंट को याद रखना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान के शिक्षा के लिए एक चुनौती होती है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे।
चौथा विकल्प दिया गया है पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ सामग्री की कम उपलब्धता का। तो क्या पाठ्य पुस्तक या फिर संदर्भ सामग्री कम उपलब्ध है? नहीं है। आज गूगल सर्च कर लीजिए, आपको हजारों कंटेंट मिल जाएंगे जिस टॉपिक के बारे में एज ए टीचर आप पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर पाठ्य सामग्री के, तो पाठ्य सामग्री या फिर संदर्भ सामग्री की उपलब्धता की कम की तो बात ही नहीं आनी चाहिए। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। शिक्षकों की कमी के कारण अत्यधिक कार्यभार का, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, स्कूलों में प्रायोगिक व्यवस्था और संसाधनों की कमी का, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को याद रखना, ज्ञान के अधिगम स्तर तक सीमित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर इतिहास वाला जो टॉपिक है, कहीं ना कहीं बच्चे को तिथियां याद रखना पड़ता है, डेट्स याद रखने पड़ते हैं, मूवमेंट्स याद रखने पड़ते हैं। इस वजह से ये यहां पर सामाजिक विज्ञान के टीचर के लिए एक चुनौती होती है। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार करके सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर देखिए, एक स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का हमें चयन कर लेना है। चलिए पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है, यदि विद्यार्थी को कक्षा में ही सामाजिक विज्ञान से संकल्पनाओं को समझने के लिए गहन और वास्तविक सूचनाएं दी जाती हैं तो वे उसकी सराहना करते हैं। यह बात तो बिल्कुल सही है। कहा जा रहा है कि अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट इस तरीके से पढ़ा दिया जाए ताकि बच्चे को चीजें कक्षा में ही समझ में आ जाए। देखिए, संकल्पना की बात की गई थी, कॉन्सेप्ट कक्षा में ही समझ में आ जाए, तो बच्चे कहीं ना कहीं इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। ये बच्चों के लिए भी एक तरीके से आसानी रहेगी कि कक्षा में इतनी अच्छी ढंग से टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट कक्षा में ही समझ में आ जा रहा है। तो ये तो बात पॉजिटिव हो गई, हमारी उत्तर होगा पॉजिटिव होने की वजह से। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी भी संस्थान की घटना या कार्यशैली को विवेचित रूप में देखते समय यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सकारात्मक उदाहरण भी दिए जाएं, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थी के कोमल दिमाग पर पड़ सकता है। अब यह कहा जा रहा है कि किसी भी संस्थान या फिर घटना का कार्यशैली विवेचित करते समय, यानी किसी भी घटना या फिर किसी भी संस्थान, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में बच्चों को बताते समय कहा जा रहा है कि हमें सकारात्मक यानी पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी दिए जाने चाहिए। अब मान लीजिए बच्चे को आप इतिहास बता रहे हैं, इतिहास में अंग्रेजों के द्वारा कैसी एक तरीके से दुर्दशा की गई थी, कैसे अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न प्रकार के दमनकारी नीतियां अपनाई गई थी, तो उसमें पॉजिटिव चीज़ आप क्या बता सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें पॉजिटिव चीज क्या बता सकते हैं? सकारात्मक उदाहरण उसमें क्या दे सकते हैं? वो तो गलत था, तो गलत ही आपको रिप्रेजेंट करना होगा एज ए टीचर। अब जबरदस्ती हम उसमें सही या फिर पॉजिटिव उदाहरण थोड़ी दे सकते हैं। जो चीज घटनाएं जो गलत है उसको उसी रूप में तो आप व्यक्त करेंगे एज ए टीचर। या फिर ये जरूरी थोड़ी है कि अगर किसी घटना का हम लोग चर्चा कर रहे हैं एज ए टीचर, तो जबरदस्ती का उसमें पॉजिटिव इंपैक्ट डालें, इसलिए कि बच्चों के दिमाग पर निगेटिव असर ना पड़े। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो घटना जिस प्रकार से हुई है, एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि बच्चे को उसी प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए। क्योंकि अगर जबरदस्ती में आप जलियांवाला बाग हत्याकांड में अगर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए पॉजिटिव सकारात्मक उदाहरण देने लगेंगे, तो वो तो गलत छवि बना लेंगे ना अंग्रेजों के प्रति कि हाँ उसने वो सही घटना थी, वो सही किया था अंग्रेजों ने गोलियां चला करके। तो इस वजह से जो सही है, जो सटीक है, उसको उसी रूप में एज ए टीचर हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, चाहे उसमें पॉजिटिव उदाहरण आए या ना आए। तो ये विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि ए सही है और बी गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए, चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है ए सही है और बी गलत है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में चलचित्र या फिल्म के किसी भाग को दिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे कम विचारणीय है? सबसे कम यानी कि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है कि किसी वीडियो क्लिप को बच्चों को दिखाया जा रहा है, किसी फिल्म को बच्चों को दिखाया जा रहा है कक्षा में, और यह बोला जा रहा है कि इसमें दिए गए विकल्पों में से सबसे कम विचारणीय कौन सा है, वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि क्या यह महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन की अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है? बिल्कुल सही बात है। जैसे कि देखिए, जब मैं बच्चे को किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूं और उससे जुड़ा कोई वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, तो मैं एज ए टीचर ये तो कम से कम मंथन करूंगा ना कि जो वीडियो मैं बच्चों को दिखा रहा हूं क्या वो उस टॉपिक से जुड़ा है या नहीं। वही तो बोला जा रहा है, अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है या नहीं, यानी कि जो कॉन्सेप्ट बच्चे को बताना है उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा है या नहीं। ये कहीं ना कहीं ज्यादा विचार करने वाला होगा, यानी अधिक विचारणीय होगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे कम विचारणीय पूछा गया था, निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, क्या यह विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिहाज से पर्याप्त मनोरंजक है? बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखिए, ध्यान आकर्षित करने की बात की गई है। बच्चे अपर प्राइमरी के हों या फिर प्राइमरी स्तर के हों, जब बच्चे किसी काम में ध्यान लगाते हैं, रुचि लेते हैं, तभी वो स्व
अनुशासित के लिए प्रेरित होते हैं। अन्यथा बच्चे जब बोर होने लगेंगे तो कहीं ना कहीं कक्षा में हल्ला करने लगेंगे, इधर उधर की बातों पर ध्यान देने लगेंगे। तो बच्चों का ध्यान आकर्षित करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ये पॉजिटिव हो गया। और चूंकि प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, विद्यार्थी यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि उन्होंने चलचित्र से क्या सीखा। यानी कि जब बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट बताया जाता है तो उस कॉन्सेप्ट में आ रही समस्याओं को जानने के लिए, दिक्कतों को जानने के लिए बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, जो कि एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वो एक सतत और व्यापक मूल्यांकन का पार्ट है। यानी कि पढ़ाई के दौरान ही बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए। यानी कि ये एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चा अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाएगा उस वीडियो को देख करके कि उसने क्या सीखा। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, क्या यह परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा रहा है। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? देखिए, बच्चे को जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट या फिर कोई चीज़ बताई जाती है तो उसका कतई भी मकसद ये नहीं होता है कि बच्चे परीक्षा में इसको पढ़ करके अच्छा नंबर पाए। देखिए, वो चीज़ें एक मूल्यांकन का पार्ट है, समेटिव असेसमेंट है, जो आपका अंतिम में परीक्षा, फाइनल परीक्षा होती है, उसके पार्ट है। वो एक तरीके से ठीक है, लेकिन जो शिक्षा का उच्चतम उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चे जो कुछ भी कक्षा में सीख रहे हैं वो अपने दैनिक जीवन में परिलक्षित कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि बच्चा जीवन भर विद्यालय में थोड़ी रहेगा। एक समय के बाद उसे इस समाज में आना है और इस समाज में रहने लायक वो हो जाए, यानी कि जो कुछ भी वो सीख रहा है वो उसके व्यवहार में परिलक्षित हो। ये उच्चतम उद्देश्य होता है शिक्षा का, ना कि केवल परीक्षा पास करके बच्चा, आखिर वो रट करके चीज़ों को पास भी कर ले, परीक्षा पास करके टॉप भी कर जाए, लेकिन उसका व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या इसे हम लोग अधिगम मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्योंकि अधिगम की परिभाषा ही ये कहती है कि बच्चों के प्रयास के माध्यम से उनके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोलते हैं। यानी जो कुछ भी बच्चा पढ़ रहा है उसके व्यवहार में दिखना चाहिए। आप बच्चे को नैतिक शिक्षा पढ़ाते हैं, नैतिक शिक्षा में सब्जेक्ट में बच्चा 100 में से 99 नंबर ला दे, 100 नंबर ला दे, लेकिन वो चोरी करे और इस प्रकार की अनैतिक कार्य करे, तो क्या उसे हम लोग नैतिक शिक्षा का पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया? हमने नहीं प्राप्त किया। केवल नंबर पाना, केवल परीक्षा में पास करना, टॉप करना, यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि हम अपने व्यवहार में उस शिक्षा को ला पाए। यह विकल्प केवल परीक्षा की बात कर रहा था, इसलिए निगेटिव है। और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावशाली क्रियाकलाप कौन सा है? सबसे प्रभावी यानी कि पॉजिटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया है। चौथा विकल्प दिया गया है, विद्यार्थियों से उनके चयन और रुचि के अनुसार विद्यालय के खेल के मैदान को व्यवस्थित करवाना। यहां पर केवल खेल के मैदान की बात हो रही है, यानी कि बच्चे को भूगोल से संबंधित भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ भी करके सीखने का मौका नहीं मिल रहा है। इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि संरचनावाद को आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। संरचनावाद को ध्यान में रखते हुए, यानी बच्चे की भी सक्रियता होनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चा भी करके सीखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों से उनके चयन और रुचि के अनुसार विद्यालय के खेल के मैदान को व्यवस्थित करवाना, यानी कि यहाँ पर सिर्फ चयन करने के लिए विद्यार्थियों का और उनके रुचि जानने के लिए विद्यार्थियों से बस पूछा गया है, उनको किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं कराया गया है। इस वजह से ये निगेटिव हो जाएगा संरचनावाद की वजह से। ठीक है, पहला विकल्प देखिए, स्थानीय पार्क घूमने के लिए साप्ताहिक योजना तैयार करना। तो केवल घूमने जाना यहां पर उद्देश्य नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए भूगोल की समझ विकसित करनी है, भूगोल की समझ विकसित करनी है। ठीक है, दूसरा देखिए, रोजाना स्थानीय पार्क की योजना बनाना, तो ये भी निगेटिव होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना। अब यहां पर ये जो विकल्प है ये संरचनावाद को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि संरचनावाद ये कहता है कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। यहां पर जब बच्चे को आप अनुमति खुद दे रहे हैं कि बच्चा खुद से गतिविधि करे, तो कहीं ना कहीं संरचनावाद का सपोर्ट है और यही विकल्प इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? यानी कि सोशल साइंस का मूल्यांकन करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, पहला दिया गया है, प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और अधिगम शैली को ज्ञात करना। बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर एक तरीके से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, यानी निगेटिव वाला हमें चुनना है और ये पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। अब ये पॉजिटिव कैसे हुआ, इसको ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, यानी प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अलग है, प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है। कोई बच्चा सुन नहीं सकता, कोई बच्चा देख नहीं सकता। तो एक ही प्रकार से अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कक्षा में मैं टीचर हूं और बच्चों को मौखिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर जो श्रवण बाधित बालक है, जो सुन नहीं सकता, वो मेरे बातों को सुन करके समझ नहीं पाएगा। और अगर मान लीजिए मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रहा हूं, तो ब्लैक बोर्ड पर
देख करके, जो दृष्टिबाधित बालक है वो देख करके लिख नहीं सकता, यानी कहीं ना कहीं बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, ये सभी चीज़ें हैं। तो इन सबको इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें प्रत्येक विद्यार्थी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आवश्यकता है, उसको जानना बेहद जरूरी होता है। और यानी कि सबकी जरूरतों का सम्मान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो पहला वाला तो पॉजिटिव था, लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। कहा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो पेडागोजिकल एस्पेक्ट है, जो विधि हम अपना रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के संदर्भ में, वो प्रभावकारी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चे की मानसिक स्थिति के साथ साथ बच्चे की जो आयु वर्ग है उसको ध्यान में रखते हुए, बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर को ध्यान में रखते हुए ही चीज़ें हम लोग को बच्चों को बतानी होती है। यानी ये आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी में आकर के जैसे हायर क्लासेस में लेक्चर देकर के टीचर चले जाते हैं, उस तरीके से अगर पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, क्योंकि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में सक्रिय भागीदारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा खुद से करके सीखता है, ठीक है। तो ये भी विकल्प कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, सहपाठी मूल्यांकन स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सम्मिलित करना, यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, और सतत और व्यापक मूल्यांकन में बच्चे के द्वारा खुद से खुद का मूल्यांकन, जिसे स्व मूल्यांकन बोला गया है, और उसके साथ पढ़ने वाला कलीग जो है उसके द्वारा भी बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, जिसे सहपाठी मूल्यांकन कहा गया है। यानी कि ये बच्चे का खुद से खुद का मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन कहीं ना कहीं सतत और व्यापक मूल्यांकन का पार्ट है, इसलिए इसे सम्मिलित करना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, योग्यता के आधार पर छात्रों को पहचानना और पृथक करना। योग्यता के आधार पर जब भी हम लोग किसी छात्र को अलग करने की बात करते हैं तो सीधे तौर पर समझ लीजिए कि ये समावेशी कक्षा का विरोध है, क्योंकि समावेशी कक्षा ये कहता है कि बिना किसी योग्यता भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ कक्षा में लेकर के चलना है, और आप उसी योग्यता को आधार बनाते हुए बच्चे में भेदभाव करने की बात कर रहे हैं, इस वजह से ये निगेटिव है। और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, यानी कि केवल डी वाला विकल्प सही है। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। चारों ऑप्शंस में आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा विकल्प है ही नहीं जिसमें केवल डी की बात की जाए, इस वजह से इसके चारों विकल्प गलत थे, और सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल आंसर की में इस प्रश्न के सापेक्ष 9 अंक लिखा गया था, यानी सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न पर कॉमन अंक दिया गया था, क्योंकि विकल्प इसके गलत थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में पाठ के उपरांत दिए गए प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है? तो केवल सामाजिक विज्ञान ही नहीं, बल्कि सभी किताबों में, सभी सब्जेक्ट्स के बुक में आपके चैप्टर खत्म होने के बाद से आपको कुछ प्रश्न दिए गए रहते हैं। वो ये इसलिए दिया गया रहता है ताकि जब आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपने जो पाठ पढ़ा है उस पाठ को अपने माइंड में रिकॉल कर रहे होते हैं, यानी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को याद कर रहे होते हैं। याद करने का मतलब निगेटिव मत समझिएगा, याद करने का मतलब कि जो कुछ भी आपने पढ़ा वो आपके अनुभव का पार्ट हो गया, यानी वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जा चुका है। अब उसको फिर से रिकॉल करना, यानी अपने कॉन्शियस माइंड में लाने के लिए उसे रिकॉल कहते हैं, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है, अध्याय में दिए गए मुख्य विचार अवधारणाओं का पुनः पठन। बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जो चीज हमने पढ़ा है उसका स्कीमा बन चुका है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, और उस स्कीमा को हम लोग रिकॉल कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर रहे होते हैं कि हमने पाठ में इससे संबंधित क्या पढ़ा था, उसी को तो रिकॉल कर कहते हैं। यानी कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो चीजें चली गई हैं उसको कॉन्शियस माइंड में लाना, उसको सचेत करना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा दिया गया, अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर प्रदान करना। यह भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि अगर अपने शब्दों में आप उसका उत्तर दे पा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपने पाठ, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तभी आप उसे अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि हमसे यह पूछा गया था प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है, तो यही दोनों उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई, देखिए ए और बी केवल इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संज्ञानात्मक क्षेत्र के निर्देशात्मक उद्देश्य को लिखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही प्रकार लिखा गया? संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात की गई है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का मतलब यह होता है कि बच्चे अपने समझ को विकसित कर पाए। और आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं, तो संरचनावाद ये कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। यानी कि देखिए, एक तरीके से जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है वो ज्ञान आधारित क्षेत्र है। इसमें 6 चरण शामिल हैं। पहला चरण जो होता है वो स्मरण होता है,
दूसरा होता है समझ, तीसरा होता है अनुप्रयोग, चौथा होता है विश्लेषण और पांचवा होता है मूल्यांकन और अंत में होता है गठन। गठन को हम लोग बोलते हैं सृजन करना, यानी कुछ चीज़ें बनाना, अपने ज्ञान का निर्माण करना। तो ये सभी चीज़ें जो प्रोसेस होगी, जो प्रोसीजर होगा, क्योंकि ये जो 6 चरण मैंने आपको बताया कि बच्चे उस नॉलेज का उपयोग भी करेंगे, साथ ही साथ अपनी समझ भी बनाएंगे, साथ ही साथ उस जो भी डेटा कलेक्ट किया उसका विश्लेषण भी करेंगे, किसी एक रिजल्ट तक पहुंचेंगे यानी नियम तक पहुंचेंगे और पूरा एक नियम सृजित करेंगे। तो ये सब चरण जिस भी विकल्प में आएगा वहीं हमारा उत्तर सही होगा, क्योंकि संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है, जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण चरण से होकर ही गुजरते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे डायरेक्टली किसी इंफॉर्मेशन को देखे और सीख गए, यानी वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जिसमें चरण की बात की जा रही होगी, प्रोसेस की बात की जा रही होगी। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी सौर मंडल की अवधारणा को समझ सकेंगे। तो यहां पर अवधारणा को समझने की बात तो की जा रही है, लेकिन यहां पर कहीं से भी प्रोसेस नहीं है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विद्यार्थी जेंडर की अवधारणा को महसूस करेंगे, यहां पर भी प्रोसेस नहीं है। विद्यार्थी 5 जंगली जानवरों के नाम जान सकेंगे, ये तो बहुत ज्यादा संकुचित है। एक ही विकल्प बचा जल चक्र की प्रक्रिया। यहां पर देखिए प्रोसेस की बात की गई है। अब जल चक्र क्या होता है? सबसे पहले पानी नदियों, तालाबों, नालों से सूर्य की गर्मी की वजह से वाष्पित होकर के ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद, ऊपर ही क्यों जाता है? क्योंकि जब पानी वाष्प बनेगा तो कहीं ना कहीं हल्का हो जाएगा और हल्का होने की वजह से वो ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाएगा और ऊपर से जो बादल है वहाँ पर संघनित होकर के वो छोटे छोटे बूंदों का रूप धारण कर लेता है और कहीं ना कहीं फिर बूंदें जब भारी हो जाती हैं तो वो बारिश के तौर पर नीचे बरस जाती हैं और वहीं पानी फिर से नदियों तालाबों में आ जाता है और फिर से वहीं प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को जल चक्र कहते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है, पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा चरण दर चरण हो रहा है और कहीं ना कहीं विद्यार्थी अपने शब्दों में जब समझ रहे हैं यानी खुद करके समझ रहे हैं और प्रोसेस की बात आ रही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौशल अर्जन के निर्धारण को निम्नलिखित के द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है। कौशल अर्जन का निर्धारण करना है तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि पेन यानी कलम और पेपर यानी कागज परीक्षा। पेन और पेपर परीक्षा जो होता है वो थोड़ा सा निगेटिव सेंस में देखा जाता है, क्योंकि आज हम लोग रचनावाद की बात करते हैं जो कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है, जिसमें बच्चा जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है उसी दौरान उसका अवलोकन के माध्यम से एज ए टीचर हमें जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चे का मूल्यांकन करें कि वो किस प्रकार से गतिविधि में शामिल है, क्या चीजें सीख पा रहा है, क्या नहीं सीख पा रहा है। यानी कि हम इस बात पर डिपेंडेंट ना रहे एज ए टीचर कि बच्चे का केवल पेपर पेंसिल से मूल्यांकन होना है। बच्चा अगर खेल के मैदान में कुछ खेल भी रहा है तो उस दौरान भी बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए कि क्या वो सभी बच्चों के साथ सहभागिता दिखा रहा है या नहीं। ये सभी चीजें पैरामीटर होती है जिसके माध्यम से टीचर जो होता है वो बच्चे का अवलोकन करके मूल्यांकन कर रहा होता है, यानी जो कुछ भी गतिविधि बच्चा कर रहा है उसी दौरान मूल्यांकन होने की बात होती है। पेपर पेंसिल हमेशा निगेटिव सेंस में देखा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से योगात्मक मूल्यांकन की बात करता है जो कि आपके सत्र के अंत में परीक्षा हो रही होती है उसकी बात करता है। इस वजह से इसे निगेटिव माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 योगात्मक मूल्यांकन से ज्यादा सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, कक्षा और व्यक्ति अवलोकन, बिल्कुल सही बात है। यहां पर अवलोकन कौन कर रहा है? टीचर के द्वारा किया जा रहा है और व्यक्तिगत किया जा रहा है कि प्रत्येक बच्चा किस तरीके से सीख पा रहा है। ठीक है, तो ये विकल्प पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। यानी कक्षा की बात की गई है, यानी कक्षा में जो कुछ भी गतिविधि बच्चे के द्वारा किया जा रहा है उसी दौरान उसका अवलोकन के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है। तो ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहा था। तीसरा विकल्प देखिए, उस परिस्थिति में प्रदर्शन जिसमें कौशल के प्रयोग की आवश्यकता होती है। यानी कि देखिए, अब मान लीजिए मैंने बच्चे को एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मान लीजिए मैंने बच्चे को सिखा दिया, कॉन्सेप्ट यानी कि कौशल मैंने सिखा दिया। अब मैं एज ए टीचर कैसे समझ पाऊंगा कि बच्चा इस कॉन्सेप्ट को सीखा है या नहीं, इस कौशल को सीखा है या नहीं? तो मैं उसके लिए एक प्रश्न दूंगा कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये मान लीजिए 60 अंश का कोण है, ये मान लीजिए 70 अंश का कोण है, तो ये कोण कितने अंश का होगा? अगर बच्चा इसका उत्तर निकाल लेता है इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए, यानी कि उस परिस्थिति में बच्चे ने प्रदर्शन किया है अपने कौशल का, यानी कि उसको यूज कर पा रहा है, तो ये बी विकल्प कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। यानी कि बी और सी यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, बी और सी इसका सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, बी और सी इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम योजना बनाते हुए निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी रूपरेखा को विविध अधिगम परिस्थितियों से एकत्रित अधिगम के प्रमाण तथा नियमित और समायोजित प्रतिपुष्टि की जरूरत है। यानी कि सीधे तौर पर हमसे यह पूछा जा रहा है कि यहां पर देखिए विभिन्न प्रकार के आकलन की बात की गई है, तो कौन सा ऐसा आकलन है जो कि टीचर के द्वारा किया जाना चाहिए? देखिए,
टीचर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता है। जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या फिर जो भी उनको पाठ्यचर्या एनसीएफ के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है, जो भी करिकुलम बताया जाता है, जो भी एनसीईआरटी उनको सजेस्ट करती है, वो टीचर के द्वारा किया जाता है। समय समय पर टीचर की इसको लेकर के ट्रेनिंग भी होती रहती है। यानी कि मूल्यांकन किस तरीके से करना है, अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है उसमें उन्होंने सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात कही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि बच्चा कक्षा में जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, इसे हम लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन को अधिगम के लिए भी आकलन कहते हैं। अधिगम के लिए आकलन का मतलब क्या होगा, अभी अधिगम हुआ नहीं है, अधिगम हो रहा है, उसी दौरान बच्चे का मूल्यांकन हो, इसे सतत और व्यापक मूल्यांकन के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन यानी अधिगम हो चुका है उसके आकलन की बात की जा रही है, यानी ये कहीं ना कहीं समेटिव असेसमेंट की बात की जा रही है, जो कि परीक्षा आपकी सत्र के अंत में फाइनल परीक्षा हो रही होती है उसकी बात करता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 योगात्मक मूल्यांकन को निगेटिव मानता है। उसका यह कहना है कि बच्चे का योगात्मक मूल्यांकन से ज्यादा सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देना चाहिए। तो ये योगात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा था, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए अधिगम के लिए आकलन, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करता है, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन की बात करता है, यानी कक्षा के बीच में ही मूल्यांकन की बात करता है। तो ये विकल्प पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। अधिगम की तरह आकलन, तो ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि ये सतत मूल्यांकन की बात नहीं करता है। समायोजित आकलन, ये इसे ही समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। समायोजित को समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन जो कि सत्र के अंत में होता है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। रचनात्मक आकलन, इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, यानी कि कक्षा में जो कुछ भी बच्चे को गतिविधि कराई जा रही है या फिर जो कुछ भी बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो उसके दौरान उसी का मूल्यांकन किया जाए बच्चे का कि कहीं पर बच्चे को दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसे ही रचनात्मक आकलन बोलते हैं, इसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, इसी को अधिगम के लिए आकलन बोलते हैं, इसी को गतिविधि के दौरान आकलन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई भी कहीं ना कहीं सतत और व्यापक मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, हमारा उत्तर होगा। यानी कि बी और ई हमारा उत्तर होगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं, बी और ई होना चाहिए। ठीक है, चलिए दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है बी और ई। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों एसएसटी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।